हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, बच्चों के कमेंट आए थे कि 2016 का पेपर सॉल्व करवाया जाए, तो आज हम 2016 का पेपर कर रहे हैं। उसके बाद स्टैट के मैसेज आ रहे हैं, कल से हम स्टैट स्टार्ट करेंगे। चलिए 91 क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। कमीशन रिसीव्ड इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और लाइबिलिटी। देखो 3 टाइप्स के हमारे पास अकाउंट्स होते हैं। अगर हम अकाउंट्स के टाइप की बात करें तो हमारे पास अकाउंट्स के 3 टाइप्स हैं। वन इज पर्सनल, सेकंड इज रियल, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, रियल, और थर्ड है नॉमिनल। ठीक है, देखो पर्सन उठा लो, यहाँ से उठाओ पर्सन। इसमें पर्सन के नेम आएंगे, जैसे हम हो गए नेचुरल पर्सन आते हैं इसमें। आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे बैंक का नाम हो गया, किसी कंपनी का नाम हो गया, वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। थर्ड होता है इसमें प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग जो क्वेश्चन बनाता है मोस्टली वो यहाँ से बनाता है, क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। सेकंड रियल, मैंने आपको बताया था रियल एस्टेट, आपने सुना होगा, जो प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदने का, बेचने का। प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एसेट्स। एसेट्स, तो रियल अकाउंट में क्या आती है, एसेट्स आती हैं। नॉमिनल, नॉमिनल में क्या आएगा, नॉमिनल है, इसमें हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, अब कमीशन रिसीव हुई, इनकम होगी, तो ये किस में आएगी, नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट है मास्टर बजट इज। मास्टर बजट क्या है, देखो अगर आप कई बार होटल वगैरह में कोई जो गए हो तो आपने देखा होगा उनके पास एक मास्टर की रहती है। मास्टर की क्या करती है, वो सभी डोर्स को लॉक कर देती है, अनलॉक कर देगी। अगर लॉक हो जाता है गलती से, की नहीं मिल रही, तो मास्टर की को यूज करके वो क्या करते हैं, रूम को खोलते हैं। ठीक है, अनलॉक कर देते हैं वो। सेम देखो, अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा तो आप थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश करो। मास्टर बजट है, मास्टर बजट क्या होगा, जैसे की करती है अनलॉक, इसमें भी क्या होगा, समरी होगी सभी बजट्स की। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है, इसकी क्या स्टेज नहीं है, ये देखो इसका डायग्राम है। देखो सबसे पहले इसमें आती है इंट्रोडक्शन। जब कोई प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आता है, ठीक है, तो सेल उसकी एकदम नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे देखो सेल बढ़ती है, धीरे धीरे प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज है, यहाँ सेल्स थोड़ी कम रहती है। फिर ग्रोथ, फिर मार्केट में वो अवेयर हो जाता है प्रोडक्ट, तो उसकी अच्छे से देखो सेल भी बढ़ती है। फिर उसकी सेल एकदम से बढ़ने लग जाती है, क्योंकि सभी को पता चल जाता है यहाँ पे। फिर मेच्योरिटी की स्टेज आती है। मेच्योरिटी में क्या होता है कि पूरा जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी ग्रो कर लेता है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोड्यूसर सेलर क्या करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद डिक्लाइन स्टेज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उसमें फीचर में चेंजेस किया जाता है, कुछ क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की जाती है, कोई नया प्रोडक्ट भी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है स्टेज पे। मेच्योरिटी के बाद स्टेज क्या होती है, जब आपकी सेल्स डिक्लाइन हो जाती है, आपके प्रॉफिट भी कम हो जाते हैं, वो होती है डिक्लाइन स्टेज। मेनली 4 स्टेजेस हैं। कहीं कहीं यहाँ पे मेच्योरिटी के बाद आपको सैचुरेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैच्योरिटी और सैचुरेशन कई बार साथ में भी देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन से पहले कई बार डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, बट मेनली जो है वो हर बुक में अलग अलग मिलता है। जो मेनली स्टेज है, मेन स्टेज है 4, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। मैं पूछ रहा है कौन सी नहीं है, इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, डिक्लाइन है, मार्केट सेगमेंटेशन नहीं है। मार्केट सेगमेंट का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ मार्केट। मार्केट को क्या करना, डिवाइड कर देना, डिवीजन कर देना मार्केट को। विच एलिमेंट ऑफ द promotion makes do wholesaler generally apply to obtain their promotional objectives। प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए देखो यहाँ पे वर्ड ध्यान देना, होलसेलर। होलसेलर जनरली क्या अप्लाई करते हैं, होलसेलर अप्लाई करेंगे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, ट्रेड प्रमोशन। देखो होलसेलर की बात कर रहा है तो होलसेलर अप्लाई करते हैं ट्रेड प्रमोशन। ट्रेड प्रमोशन, ठीक है, ट्रेड प्रमोशन। ऑन व्हाट डेट गेट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू WTO। ठीक है, देखो सबसे पहले गेट की फुल फॉर्म क्या है, देखो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट की फुल फॉर्म क्या है, जनरल, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जो इससे रिलेटेड कंफ्यूजन है वो देखो, गेट से रिलेटेड 2 डेट हैं, एक है 30 अक्टूबर 1947। इस दिन क्या हुआ था, इस डेट पे जो था 23 नेशंस ने क्या किया था, गेट पे साइन किए थे। जनेवा में ये हुआ था इनकी, ठीक है, जनेवा में इनकी मीटिंग हुई थी, तो 23 नेशंस ने इस दिन क्या किए थे, गेट पे साइन किए थे। ठीक है,
यानी कि इस दिन डेट फॉर्म हुआ था, या क्रिएट कह सकते हो आप, हुआ था, साइन हुए थे जस्ट। उसके बाद जो एक इफेक्ट में आया था वो आया था 1 जनवरी 1948। तो डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट तो ये है हमारे लिए, बट बाय चांस पूछना ले तो हमें इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं जस्ट, ठीक है। तो केम इनटू इफेक्ट, गैड कब आया था, जो केम इनटू इफेक्ट आया था वो आया था 1 जनवरी 1948 को, ठीक है। इस दिन क्या हुए थे, 47 में साइन हुए थे। गैट के 8 राउंड हुए टोटल। गैट के कितने राउंड हुए थे, 8 राउंड। राउंड मीन्स उनकी मीटिंग्स, राउंड मीन्स मीटिंग को कहते हैं राउंड। 8 राउंड हुए। लास्ट राउंड था उरुग्वे राउंड। जो इसका लास्ट राउंड था वो था उरुग्वे राउंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद क्या हुआ था, गैट को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, WTO में, ठीक है। गैट को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, WTO में कन्वर्ट कर दिया। इसमें थोड़ी जो गैट था उसमें लिमिटेड थी, स्कोप लिमिटेड था, इसमें ब्रॉडर स्कोप किया गया। इसमें गुड्स को भी, सर्विस को भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी, हर चीज को WTO ने कंसिडर किया, ठीक है। जबकि गैट में ये सब चीजें नहीं थी, तो ये ब्रॉडर था काफी ज्यादा। तो WTO की फुल फॉर्म क्या हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और कब कन्वर्ट किया गया WTO, गैट को WTO में कन्वर्ट किया गया 1 जनवरी 1995। तो एक हमारे लिए डेट यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आ गई, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को गैट को कन्वर्ट किया गया WTO में। आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट है 97। ISI इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज्ड इन केस ऑफ, देखो जो ISI है ये एक तरफ से एक मार्क है। आपने देखा भी होगा ISI ऐसे लिखा भी होता है, काफ़ी चीज़ों पे आपने देखा भी होगा इसको, ये मार्क होता है एक। इससे क्या होता है, थोड़ी क्वालिटी का एश्योरेंस हो जाता है कि क्वालिटी क्या है, थोड़ी सही टाइप की है, ठीक है क्वालिटी। तो वो मार्क्स जो है, क्योंकि इनकी चेकिंग होती है, ऐसे नहीं ISI मार्क मिल जाता, प्रोडक्ट को चेक करते हैं। तो कह रहा है कि ISI जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है वो किस गुड्स पे दिया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट पे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे, फूड प्रोडक्ट्स पे और ऑटोमोबाइल पे। पहले थोड़ा सा ISI के बारे में बताती हूँ। देखो ISI की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पहले ये था, बाद में क्या हुआ, इसको इसको रीनेम कर दिया, इसका नाम दे दिया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आजकल क्या चल रहा है, ये जो देता है मार्क्स वो ये देता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS जो है ISI का मार्क देता है, सर्टिफिकेशन मार्क देता है, ठीक है। ये साइन है ISI का। इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आते हैं इसमें, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए और किचन अप्लायंसेस हो गए। इलेक्ट्रिकल, किचन और भी बहुत सारी हैं इसमें, ठीक है। इससे क्या है, क्वालिटी का इंश्योरेंस है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रिकल और किचन में। अब देखो यहाँ पे जब बात कर रहे थे, अब ये क्वेश्चन में अब देखो आपको आंसर आ ही जाएगा। अब तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में ISI का मार्क देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। देखो प्लानिंग का मतलब क्या है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ठीक है, ये सब प्लानिंग का मीनिंग है, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस पूछ रखी है, तो प्रोसेस, देखो प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि फंक्शन, इसमें स्टेप बाय स्टेप्स कुछ प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप। जहाँ भी प्रोसेस की बात होती है तो स्टेप्स होते हैं उसमें, स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है, सिक्वेंस में होगा। तो इसमें से कौन सा नहीं है, अगर आप देख लो इसको, देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग से पहले ऑब्जेक्टिव सेट करोगे आप। इम्प्लीमेंट प्लान, प्लान है, प्लानिंग कर रहे हो तो प्लान इम्प्लीमेंट भी होगा। फिर फॉलो अप चेक भी करोगे प्लान को सही है या नहीं है। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस देखो, ठीक है, ये देखो आएगा या नहीं आएगा, ये देखो इसमें सबसे पहले ये प्लानिंग की प्रोसेस है, ठीक है। ये मैंने इसलिए ये डायग्राम डाला हुआ है क्योंकि जो कहते हैं ना, आपने सीडी भी पढ़ी होगी, ऑडियल विजुअल एड से ज़्यादा टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होती है। तो आप एक बार देख लोगे ना, बात तो मेरी सुन ही रहे हो, साथ में आप देखोगे भी सही, तो विजुअल भी हो जाएगा, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, फिर डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब है अजम्पशंस। देखो जो प्लानिंग की जाती है वो की जाती है फ्यूचर के लिए, एंड फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, तो हम कुछ चीजें अज्यूम करके चलते हैं, तो प्रेमिसेस मींस अजम्पशंस। उसके बाद है अल्टरनेटिव्स, हमारे पास अल्टरनेट है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से अल्टरनेट है, फिर हम देखेंगे हमारे बजट के अकॉर्डिंग कौन सा अल्टरनेट हमें सूट करता है, फिर उनको इवेल्यूएट करेंगे। उसके बाद जो सूट करेगा अल्टरनेट, ठीक है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमने क्या कर लिया, अल्टरनेट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मेरे पास मशीन्स है, मैंने कुछ वो प्रोडक्शन करनी है, तो मैं देखूंगी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी मशीन्स हो सकती हैं, फिर उनको इवेल्युएट करूंगी, कौन सी मशीन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कॉस्ट वगैरह सब देखूंगी, फिर उसमें से एक सिलेक्ट कर लूंगी, फिर उसको क्या करा, इम्प्लीमेंट प्लान।
फिर प्लान को क्या कर देंगे हम अपना इम्प्लीमेंट कर देंगे, फिर फॉलो अप मीन चेकअप करते रहेंगे, उसका चेक करते रहेंगे कि सही काम सही जा रही है हमारी प्लानिंग, नहीं जा रही है, क्योंकि फ्यूचर के लिए होती है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो कहीं भी चेंजेस करने होते हैं तो हम चेंज भी कर लेते हैं, इसलिए फॉलो अप भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या नहीं है, देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव है, ये है, क्या नहीं है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है, ये किसका है, ये आता है कंट्रोलिंग का फंक्शन, ये कंट्रोलिंग की प्रोसेस में आएगा। ठीक है, कंसिडर द फ्लोइंग आइटम्स, क्या नीचे देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ दैम आर करंट लाइबिलिटी पूछा है। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो विद इन 1 ईयर हमें पे करनी होती है। डिवेंचर तो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, डिवेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो वन ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, तो वन तो इन दोनों में, देखो ये तो क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 2। देखो कई बार अगर आपको नहीं भी आता है आंसर, तो इलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, आपको अगर हल्का सा कुछ भी पता है उसके बारे में, तो यहाँ 2 ऑप्शन देखो कट गए, तो अब आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ गए, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, तो आपके अब सक्सेस रेट बढ़ गई ना, चांसेस बढ़ गए, इन दोनों में से किसी पे टिक करोगे आप, तो क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब देखो प्रीपेड रेंट, आपने प्रीपेड रेंट, रेंट पहले से पे कर दिया आपने रेंट, तो वो आपकी एसेट बन गई, रेंट आपने पे कर दिया तो वो क्या बन गई, आपकी एसेट बन गई, एसेट बन गई ना, तो एसेट्स कहाँ आएंगी, बैलेंस शीट में आएंगी, लाइबिलिटी तो नहीं बनेगी, करंट लाइबिलिटी बनेगी ना, ये करंट लाइबिलिटी बन गई हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, आगे करने की जरूरत ही नहीं है हमें, इसके ऑप्शन देखो, तो सेकंड भी नहीं आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन एक क्या आया, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट अक्रूड की बात करता है, इंटरेस्ट अक्रूड में देखो हमें हो सकता है रिसीव्ड हुआ हो इंटरेस्ट, ठीक है, हो सकता है हमें इंटरेस्ट दिया भी हो, डिपेंड करेगा हमने लैंड मनी लैंड कर रखी है, बोरो कर रखी है। ठीक है, बाकी जो हमारा आंसर था वो 4th आ जाएगा। ईआरजी क्या है, देखो ये ईआरजी जो है ये हमने कर रखा है, ये जो थ्योरी है ये मोटिवेशन की थ्योरी है। ये किसने, देखो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रखा है, ये किसने डेवलप की थी, देखो मोटिवेशन थ्योरी का क्वेश्चन 100% आता ही आता है, लीडरशिप का क्वेश्चन आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, इनके तो आने ही आने हैं। ठीक है, देखो ईआरजी की फुल फॉर्म देखो, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ठीक है, ये किसने दी थी, देखो अगर ये नीड्स हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो, हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, एग्जिस्टेंस में क्या आ जाएगा, रोटी कपड़ा मकान, अगर हम ये भी नहीं जुटा पाते अपने जीवन के लिए, तो हमें क्या डर लगता है ना इन चीज़ों से, अगर हम ये भी फुलफिल नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो ये डर लगता है ना, हमें नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, डर लगता है, तो ये दी थी एल डरकर ने, एल डरकर ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग ऑफ, देखो आरबीआई की जब बात कर रहा है, ठीक है, आरबीआई की जब ये बात कर रहा है, तो इसका सबसे पहले आता है एक्ट, आरबीआई का एक्ट है 1934, फिर आता है आरबीआई ने अपना फंक्शन कब स्टार्ट किया, या ऑपरेशन भी कह सकते हो, ऑपरेशन या फंक्शन एक ही बात है। ठीक है, ये किया था उसने 1 अप्रैल 1935 को। फिर एक डेट आती है आरबीआई से रिलेटेड, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, जब आरबीआई नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949, तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। आरबीआई से रिलेटेड एक्ट 1934, ऑपरेशन स्टार्ट किया 1 अप्रैल 1935 को, और इसने नेशनलाइजेशन हुआ ये 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, आई होप आपको ये डेट याद भी होगी, तो हमारा आंसर बनेगा स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग थी इसकी, इसने काम करना स्टार्ट किया था, फंक्शनिंग मीन्स काम करना स्टार्ट किया, या ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1935। ये मैं जान करके रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको डेट सारी याद हो जाए। एक्टिविटी रेशियो आर ऑल्सो टर्म्ड एज, देखो मैंने आपको ये रेशियो वाला चैप्टर करवाया था, देखो मैंने कहा था कि इनके नाम भी याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है, पूछ रखा है एक्टिविटी रेशियो कौन सी होती है, एफिशिएंसी रेशियो कहते हैं इसको, टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, नीचे ऑप्शन देखो लिवरेज रेशियो भी है, और एफिशिएंसी, देखो ये आंसर आ जाएगा, दोनों कहते हैं, एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं इसको, टर्नओवर भी, तुम्हारा आंसर क्या होगा 4। सेबी वाज रिकॉग्नाइज एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर, देखो सेबी से रिलेटेड 2 डेट आती हैं, एक आती है सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, एक बात करता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की, एक बात करता है सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी, इससे रिलेटेड 2 डेट्स आती हैं, और दोनों ही पेपर में पूछ सकता है। जब नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब है इसका कोई एक्ट नहीं बना था, इसको कोई पावर नहीं दी गई थी, वो था 12 अप्रैल 1988,
12 अप्रैल 1988, ठीक है। उसके बाद सेबी का जो स्टैट्यूटरी बॉडी मींस इसको एक्ट बना है, इसका इसको पावर देगी, वो देगी इसको 30 जनवरी 1992। एस्टेट के पेपर में ये 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, केवीएस के पेपर में ये पूछ चुका है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं डेट, ठीक है, ये दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ स्टैट्यूटरी की बात करा मीन्स उसका एक्ट बना, उसको पावर देगी 1992 में। देखो ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ 90 ऊपर 12 अप्रैल 1988 है और नीचे 92। हायर डेट इक्विटी रेशियो, देखो इसमें थोड़ी सी इस क्वेश्चन के सभी को मार्क्स मिले थे, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो क्वेश्चन था इसके इसमें थोड़े ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो एचएससी ने जो क्या किया था इसका 1 मार्क सभी को दे दिया था इसका। देखो हाई डेट इक्विटी रेशियो, अगर आप डेट ज़्यादा यूज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, देखो डेट ज़्यादा यूज कर रहे हो तो आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों, आपको डेट पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क क्या हो जाएगा, डेट से इंक्रीज, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा आपका, जितने ज़्यादा डेट उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करोगे, तो फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा। सेकंड क्या होगा, जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिस्क और प्रॉफिट जो है साथ साथ चलते हैं, ज़्यादा रिस्क तो प्रॉफिट भी क्या होता है, ज़्यादा ही होता है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, तो आपकी ईपीएस क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो था इसमें सभी को मार्क्स मिले हैं इसने इस क्वेश्चन में, तो मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया। शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर कैन बी फॉरफिटेड, जो इसका आंसर था वो था 2 और 4 माना था इसने, अच्छा इसने 2 और 4 माना था, तो इसके मार्क्स सभी को मिले हुए हैं। शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर जो है फॉरफिट किया जा सकता है, कब फॉरफिट होते हैं शेयर्स, देखो जो कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो आपने अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी या कोई भी चीज़ नहीं पेमेंट की, तो आप कंपनी आपको नोटिस देगी कि पे कर दो, उसके बाद भी आप पे नहीं करते हो तो कंपनी आपके क्या करेगी, शेयर को फॉरफिट कर लेगी, मीन जब्त कर लेगी, जितना पैसा आया जब्त कर लेगी कंपनी। तो कह रहा है कि कब फॉरफिट किया जा सकता है, अगर आप कुछ पे नहीं करोगे तो। फॉर नॉन पेमेंट, नहीं पे कर रहे हो आप कॉल मनी, फेलियर टू अटेंड, इसका मीटिंग का कोई चक्कर नहीं है इसमें, फॉर फेलियर टू रीपे द, ये लोन की तो कोई बात ही नहीं है जब शेयर इशू कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर फर्स्ट बनेगा जब हम नहीं करते नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। नेक्स्ट है, इफ ओपनिंग कैपिटल इज 60,000, ड्रॉइंग 5,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल। देखो आप सिंपल सा फंडा लो, इसमें आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने 60,000 रुपये लगाए बिजनेस में, कितने लगाए, 60,000 रुपये लगाए, ठीक है, 60,000 आपने लगा दिए बिजनेस में। साल के एंड में आपने देखा कि आपके पास, आपने ना निकाले ना लगाए, कुछ भी नहीं किया बीच में, और साल के एंड में देखा आपने आपके पास कितने पैसे हैं, 90,000, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 30,000 का, ठीक है। 60,000 आपने लगाए थे और आपने लास्ट में देखा कि मेरे पास तो ना 90,000 है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 30,000। ये तो सिंपल मैंने लिया कि हमने ना लगाए ना निकाले, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने लगाए भी सी और निकाले भी सी। देखो 60,000 अब आपने स्टार्टिंग में लगाए थे, 5,000 तो आपने ड्रॉइंग निकाल लिए, तो आप लेस कर दोगे उसको 5,000 को, फिर आपने क्या किया, 10,000 आपने और लगा दिए, और पैसे लगाए तो आपकी कैपिटल बढ़ गई, तो आपने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 65,000 आ गया, ठीक, स्टार्टिंग का आ गया ये हमारे पास एक तरफ से। अब एंड में आपको पता लगा आपके पास कितने हैं, 90,000 है, तो इनका डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ये कितना आएगा, 25 आ जाएगा, 25,000, ठीक है। देखो अगर आपने 60,000 स्टार्टिंग में लगाया, उसके बाद जो निकाला आपने वो लेस कर दो, जो आपने लगाई कैपिटल वो ऐड कर दो, तो आपकी कैपिटल कितनी होगी, 65 होगी, और अब आपके पास एंड में कितने हैं, आपके पास 90 हैं, तो 25 प्रॉफिट हो गया। डैश आर द ओब्लिगेशन, देखो ओब्लिगेशन, ठीक है, ओब्लिगेशन वर्ड पे देखो, ओब्लिगेशंस क्या होती हैं हमारी, और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे, आपको पे करनी है, ओब्लिगेशंस पे करनी है, तो इनमें से क्या हो, कैपिटल, ओब्लिगेशन है, डेट भी ले रखा है साथ में देखो, ठीक है, तो क्या आएंगे ये लाइबिलिटीज, क्योंकि डिवेंचर भी हमारी क्या है, डेट्स है, लेकिन लाइबिलिटी है ये भी हमारी, तो ऑप्शन हमारे पास अप्रोप्रिएट ऑप्शन, देखो यहाँ पे हम अप्रोप्रिएट चूज करेंगे जो ज्यादा सूट करती हैं चीजें, तो हमारे पास क्या आएगा, लाइबिलिटी आएगा। A non-profit organization does not prepare, NPO, इसको क्या कहते हैं, NPO, does not prepare, क्या नहीं बनाते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अब देखो इस क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिल जाएगा। देखो नॉन प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट नहीं कमा रहे, ठीक है, जो प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
नहीं बनाएंगे, सिंपल। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जिनका मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जैसे एनजीओ हो गए, ठीक है, जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे इनका क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइजेस इज डिफाइंड एज, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात कर रहा है, ये पब्लिक एंटरप्राइज क्या होते हैं, ये +1 11th का है, बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन है ये, 11th का बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होते हैं या तो जो गवर्नमेंट रन करती है या पब्लिक अथॉरिटी रन करती है। गवर्नमेंट का जो मेन काम होता है वो होता है पब्लिक की वेलफेयर करना, पब्लिक का वेलफेयर का काम। तो किस पर्पज के लिए, पब्लिक के लिए ही बनाए जाते हैं ये। तो इसमें ऑप्शन देखोगे, अगर रन बाय ज्वाइंट एफर्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, रन करती है इसको गवर्नमेंट, बट इससे और हम देखते हैं ऑप्शन में और क्या कह रहा है ये में, एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैटर्स टू द नीड्स रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी की भी बात होती है इसमें, ठीक है, ये बात भी होती है। बट और ऑप्शन पढ़ेंगे हम, एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पब्लिक, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, पब्लिक वो नहीं होते जिसमें पब्लिक करती है। एन ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड मैनेज बाय पब्लिक अथॉरिटी, ये ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी मैनेज कर ले या गवर्नमेंट भी मैनेज कर सकती है। फॉर डेफिनेट सेट ऑफ पब्लिक पर्पज, देखो इसमें ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। पब्लिक एंटरप्राइज क्या होते हैं, वो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो ओन्ड और मैनेज बाय गवर्नमेंट भी कर सकती है जिनको, या पब्लिक अथॉरिटी भी जिनको चला सकती है। मेन काम क्या होता है, गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर करनी, पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं, ठीक है। इसमें 3 टाइप के आते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें कितने आते हैं, 3 टाइप्स के हैं। वन है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, सेकंड है स्टैट्यूटरी है और पब्लिक कॉर्पोरेशन, थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या होती है, जिनका जैसे रेलवे है अलग से, जिनका है गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, ये पोस्टल सर्विस है, ठीक है, ये हो गया डिपार्टमेंट। स्टैट्यूटरी में क्या होता है, जिनका एक्ट होता है, जिनका अपना एक्ट होता है, जैसे LIC हो गया, ठीक है, ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका एक्ट है 1956। फिर है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जिसमें 51% शेयर किसकी होती है, 51%, मिनिमम 51% या उससे ज़्यादा शेयर किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो इसमें 3 आ जाते हैं पब्लिक एंटरप्राइज में, जैसे इसमें एग्जाम्पल है भेल, ठीक है, भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। इफ द शेयर्स ऑफ ₹10 ऑन विच 8 इज कोल्ड अप, देखो 10 रुपीज का शेयर है, 8 रुपीज क्या है, कोल्ड अप मांगे गए हैं, 6 इज पेड। आई थिंक मैंने ये करवा भी रखा है आपको MCQ में, कुछ क्वेश्चन मैंने MCQ में इसके 1-2 क्वेश्चन करवा भी रखे हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बट रेनू जी ने कहा था और आशु जी ने कहा था कि ये पेपर करवा दिया जाए, तो ठीक है रेनू जी और आशु जी, ये पेपर देख लीजिए अब आप। 10 ऑन विच 8 इज कोल्ड अप और 6 इज पेड, ठीक है, फॉरफिट कर लिया शेयर। देखो जब हम कैपिटल को इशू करते हैं कैपिटल, तो हम शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट करते हैं। देखो अब उसको बिल्कुल सिंपल फंडा, अब उसको हम वापस फॉरफिट कर रहे हैं तो उसको डेबिट कर दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट। देखो जितने से हमने मांगे उतने से ही तो हम उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि अगर हमने क्रेडिट में डाला ही नहीं तो वापस डेबिट क्या करेंगे, हमने कितने पैसे मांगे उनसे, 8 मांगे, तो हमने क्रेडिट भी तो 8 ही किए होंगे ना। तो यहाँ पे 8, ये बात याद रखना, यहाँ हमेशा कोल्ड अप कैपिटल आएगी। बच्चे जो गलती करते हैं एंट्री में वो यही गलती करते हैं, यहाँ कोल्ड अप कैपिटल भूल जाते हैं। यहाँ क्या आएगी, शेयर कैपिटल डेबिट 8, ठीक है। क्या पे कर दिया उसने, जो उसने पे कर दिया वो जब्त हो गया, उसका फॉरफीचर में चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा, फॉरफीचर में कितना पे किया, 6 पे कर दिया। जो नहीं दिया, 2 रुपए किसके नहीं दिए, कॉल्स के नहीं दिए, अलॉटमेंट के नहीं दिए, अलॉटमेंट एंड कॉल्स जो भी है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये कह रहा है शेयर कैपिटल डेबिट किससे होगा, 8 से, डेबिट किससे होगा, 8 से। Which business unit generates substantial cash surplus due to low industrial growth? देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, BCG मैट्रिक्स का क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आता है, हर पेपर में आता है इसका क्वेश्चन। देखो ये BCG मैट्रिक्स है, BCG की फुल फॉर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये मैट्रिक किसने दी थी, इसी के फाउंडर ब्रूस हेंडरसन ने दी थी। कब दी थी, 1968 में दी थी, ठीक है। उन्होंने क्या बताए थे, 4 क्वाड्रेंट या 4 डिवीजन या 4 सेल, कुछ भी कह लो इसको, 4 बताए थे। फर्स्ट था ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कोई नया प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जैसे अब नए नए क्या आ रहे हैं,
एयर प्यूरिफायर आ रहे हैं, ठीक है, नया प्रोडक्ट है एक तरफ से, तो क्वेश्चन मार्क में रखो। जब वो प्रोडक्ट जो पॉपुलर हो जाता है, ठीक है, वो स्टार बन जाता है, जैसे फ़ोन, एप्पल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, ये स्टार है। फिर कैश काउ, जो पॉपुलर हो रहा है लेकिन आप उस पर पैसा लगा नहीं रहे, सिर्फ आ रहा है, कैश काउ, पैसा लग नहीं रहा, आ रहा है, जैसे टैब हो गई, टैबलेट हो गई। और उसके बाद जो प्रोडक्ट मार्केट से डिक्लाइन स्टेज पे या जाने ही वाला है, वो हो जाता है डोप, ठीक है। तो ये 4 बताए थे। इसमें जो होता है देखो, इसमें स्टार है, तो इसमें क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें हाई होंगी स्टार में। हाई ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट का मतलब है कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कितनी है, जितनी ज़्यादा ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट, तो हाई पैसा इन्वेस्ट भी होगा। हाई ग्रोथ रेट मीन्स हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मार्केट शेयर में कितना पैसा आ रहा है, यहाँ से शेयर मीन्स कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पे पैसा लगेगा भी बहुत और आता भी बहुत है। हाई ग्रोथ रेट और हाई मार्केट शेयर, दोनों चीज़ें हाई। देखो इसी के क्रॉस में इसी का उल्टा, दोनों चीज़ें क्या होंगी इसमें, लो ग्रोथ रेट और लो मार्केट शेयर, दोनों चीजें लो हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो क्या पैसा आ रहा है, मार्केट शेयर, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाई मार्केट शेयर हो गया, बट यहाँ पैसा लगता नहीं है, तो लो ग्रोथ रेट होगी। अब यहाँ कर दो इसका उल्टा, इसका उल्टा ले लो, लो मार्केट शेयर होती है और हाई ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैश ड्यू टू लो, कैश सरप्लस ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल, ग्रोथ रेट क्या है, लो है, ग्रोथ रेट लो है, लेकिन हाई मार्केट शेयर है, पैसा आ रहा है, लग कम रहा है, तो वो है हमारे पास काओ, कैश काओ, नाम ही बता रखा है, काओ कैसी है, कैश देने वाली। विच ऑफ द फ्लोइंग नेक्स्ट देखो विल नॉट अफेक्ट द फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्या चीज फंड फ्लो स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करती। देखो परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, देखो पहला ही हमारा ये हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, भैया फंड फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस के लिए बन रही है, आपने अपना पर्सनल कंप्यूटर लिया है तो वो फंड फ्लो में नहीं दिखाओगे आप, ठीक है। फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट है गुडविल ऑफ अ कंपनी, मैच करना है इसको। देखो गुडविल ऑफ, गुडविल क्या होती है हमारी, इंटेंजिबल एसेट्स, ये सबको पता ही है। इस मैच का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप वो चीज को पिक करो जो आपको इजीली आती है। देखो मैंने पिक कर लिया, पहला ही कर लेती हूँ, चलो गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट। अब ऑप्शन ढूंढो दो, इससे टाइम सेव हो जाएगा, बट ये तो हमारा कट हो गया 2 और 3, तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, ए और 1 भी है और 4 भी है, चलो आगे करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट क्या है हमारी, करंट लाइबिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवर, और मीन्स ज्यादा, ड्रा मीन आपने निकाल लिया। देखो जो करंट अकाउंट होते हैं ना, जो बिजनेसमैन के जो होते हैं वो करंट अकाउंट होते हैं, उनको क्या फैसिलिटी दी जाती है, वो जितनी बार मर्जी पैसा जमा करवाएं, जितनी बार निकलवाएं, इसके साथ साथ उनको फैसिलिटी दी जाती है। अगर उन्होंने ज़्यादा पैसा निकलवा लिया लेकिन उनके अकाउंट में तो नहीं है, कैसे निकलवाएं, तो उनको ओवरड्राफ्ट, उसी को कहते हैं, जो आपका पैसा है नहीं उससे ज़्यादा निकलवा लो तो उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है करंट अकाउंट पे, ठीक है। आप जितना पैसा नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा आप निकलवा सकते हो, वो होता है ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, शॉर्ट टाइम में पे करना होता है। आप देखो बी में, देखो हम सियाने, एग्जामिनर हमसे सियाना, तो अभी तक हमें आंसर नहीं मिला। अब नेक्स्ट पे देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जो स्टार्टिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं प्रिलिमिनरी जैसे, तो वो हमारी क्या होती है, एसेट नहीं होती लेकिन उसको हम एसेट अज्यूम करते हैं और उसको बैलेंस शीट में दिखाता है जब तक कि ये राइट ऑफ नहीं हो जाते, तो हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है। तो आई थिंक अब जाके हमारा आंसर बन गया, 1 हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। लास्ट देख लो, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स पे आप प्रीमियम दे रहे हो, इशू ऑफ शेयर्स पे तुम्हारे ये कहाँ जाएगा, प्रीमियम मिल गया हमें, ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है, ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद प्लानिंग से। प्लानिंग में हम क्या सेट करते हैं, सेट स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड सेट्स करते हैं उसी स्टैंडर्ड को हम कहाँ यूज करते हैं, कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग में हम क्या देखते हैं ना, सबसे पहले स्टैंडर्ड्स देखते हैं, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, फिर क्या निकालते हैं, वेरिएशन या डेविएशन निकालते हैं। कंट्रोलिंग की प्रोसेस है ये, ठीक है। प्लानिंग में हमने स्टैंडर्ड सेट किया, उस स्टैंडर्ड को यूज कहाँ किया हमने, कंट्रोलिंग में किया। तो अब स्टैंडर्ड कहाँ से लेगी कंट्रोलिंग, प्लानिंग से लेगी कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड कहाँ से लेगी, प्लानिंग से ले लिए इसने, ठीक है। तो ये बैक में गया कंट्रोलिंग, ये इसको इसको कट करो एक बार, ठीक है, ये कट करो। कंट्रोलिंग में जो हमने स्टैंडर्ड देखने हैं वो कहाँ से लेंगे हम, प्लानिंग से लेंगे, बैक जाएंगे हम, बैक। अब हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, मेजरमेंट कर ली परफॉर्मेंस की, हमें डेविएशन मिल गया, डेविएशन मिला, हो सकता है वो डेविएशन क्या है हमारा, थोड़ा बहुत डेविएशन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेविएशन में करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन, ठीक है,
जो गलत किया हमने या गलती जहां भी मिस्टेक हुई उसको ठीक करेंगे। ठीक किस रेफरेंस में करेंगे? फ्यूचर के रेफरेंस में करेंगे। ठीक हमेशा फ्यूचर के लिए होगा ना, जो गलती होनी थी वो तो होगी, आगे गलती नहीं हो तो फ्यूचर से रिलेटेड हो गया। और अगर मुझे लग रहा है कि मेरे स्टैंडर्ड में ही कोई मिस्टेक है तो मैं नेक्स्ट टाइम जब प्लानिंग करूंगी इसके बाद, तो मैं अपने स्टैंडर्ड क्या करूंगी, अब सेट कर, इसमें जो स्टार्ट करूंगी ठीक कर दूंगी। तो प्लान कंट्रोलिंग जो होता है बैक भी जाते हैं और फॉरवर्ड भी जाते हैं। ठीक है, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी दोनों ही है ये। उसके बाद डेटर्स 115 है। डेटर्स आर हैं जो 80,000 के हैं, बैड डेट्स इतने हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हैं। इट इज डिजायर टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑफ 1,000 का बनाना है। ठीक है, स्टेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इसमें क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये भी 11th का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो इसमें अगर आप पी एंड एल की बात करते हो तो हम पहले सबसे पहले दिखाएंगे बैड डेट्स, प्लस में अगर कोई फर्दर बैड डेट्स हैं। मैं तो ऐसे करा करती थी 11th में, ये क्वेश्चंस मेरा कभी गलत नहीं होता था, मैं ऐसे करती थी इसको बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स। आप पता नहीं कैसे करते थे, शायद आप भी ऐसे ही करते हो, हमें तो टीचर ने ऐसे करवाया था। बैड डेट्स लो, प्लस में फर्दर बैड डेट्स लो, ठीक है, फिर प्लस में क्या करो, ओल्ड प्रोविजन ले लो, माइनस क्या कर दो, नहीं प्लस न्यू प्रोविजन, सॉरी प्लस में न्यू प्रोविजन लो, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, हमें ऐसे करवाया गया था तो हम ऐसे ही करते थे इसको, माइनस ओल्ड प्रोविजन करते। बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अब बैड डेट्स कितने हैं, बैड डेट्स हैं 2000। फिर क्या रहा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, फर्दर बैड डेट्स नहीं है छोड़ दो। फिर क्या रहा है, ओल्ड प्रोविजन फॉर, ओल्ड प्रोविजन दे रखा है 4000 का। फिर कह रहा है इट इज डिजायर्ड टू मेंटेन, देखो अब कैसे पता लगेगा ओल्ड कौन सा न्यू कौन सा, ये देखो इट इज डिजायर्ड टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर, ये कह रहा है कि अब हमें जो प्रोविजन बनाना है वो कितने का बनाना है, 1000 का। ठीक है, देखो आपने किसी से पैसे लेने थे, 5,000 रुपये लेने थे, ठीक है, आपको आपने क्या करा, आपने 3,000 रुपये बैड डेट्स में डाल दिया। आपको लगा कि 3,000, आपने 2 पर्सन से पैसे लेने हैं। देखो मैं इसको एग्जांपल से समझो, राम और श्याम, ठीक है, आपने राम से लेने हैं 3,000 रुपये, श्याम से लेने हैं 2,000 रुपये। आपको लगा राम पैसे देगा ही नहीं, तो आपने उसको क्या करा, उसके पैसों को किस में डाल दिया, प्रोविजन में डाल दिया। डाउट डाउट है आपको कि वो देगा नहीं देगा, तो आपने डाल दिया प्रोविजन में। ठीक है, प्रोविजन में डाला। फिर एक आपका फ्रेंड आ गया, मोहन आ गया, मोहन कहता है नहीं राम तो कभी किसी के पैसे ऐसे खाता नहीं है, वो दे देगा, हो सकता है कि वो कम दे। तो आपको लगा अच्छा मैंने तो पहले 3,000 लेने थे, मैंने तो 3,000 डाल दिए प्रोविजन में, आपको लगा चल 2,000 तक तो दे ही देगा वो, 2,000 तक तो वो क्या करेगा, दे ही देगा, मेरे को प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ बेनिफिट हो गया एक तरफ से, जो आपने लॉस मान रखा था वो अब आपका लॉस तो नहीं हुआ, 1,000 का लॉस हुआ ना आपका, 2,000 तो आपको मिल जाएंगे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है, उन्होंने कहा कि अब हमें 1,000 के प्रोविजन की जरूरत है, जबकि हमने पहले कितना बना रखा है 4,000। इसका मतलब कुछ ऐसे होंगे जिनकी उम्मीद है कि आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फायदा हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे लिए थे प्लस में न्यू प्रोविजन, 1,000 की जरूरत है हमें, अब जरूरत ही नहीं है और प्रोविजन 10,000 कर दिया, 1,000 की जरूरत है हमें। ठीक है, इसका मतलब हमें मिल जाएंगे पैसे। और देखो अब ये हो गया 3,000, टोटल करो इनका, माइनस करेंगे ये 4,000। देखो अब ये देखो ये माइनस के ज्यादा हो गई। ठीक है, तो अब इसको क्या शो करेंगे हम, अब ये डेबिट, डेबिट साइड में नहीं दिखाएंगे, ये पी एंड एल की अब हम कहाँ दिखा देंगे, 1,000 का हमें बेनिफिट हो गया, तो 1,000 हम कहाँ दिखाएंगे, 1,000 दिखाएंगे हम पी एंड एल की क्रेडिट साइड में। याद रखना ये क्वेश्चन को, अगर जब भी आपका जो है न्यू प्रोविजन कम हो, ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है, न्यू प्रोविजन कम है, तो क्रेडिट साइड में आएगा आपका ये। अगर आपका न्यू प्रोविजन ज्यादा होता तो कहाँ दिखाते हैं हम, डेबिट में। अब हमें लेने की जरूरत ही नहीं है ना, हम खर्चे दिखाते हैं, हमारा खर्चा तो है नहीं, हमें 1,000 का बेनिफिट हो गया, हमारी इनकम होगी, इनकम क्रेडिट में दिखाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। डैश डेज ग्रेस आर एडेड इन द टर्म्स ऑफ बिल टू कैलकुलेट द डेट ऑफ मैच्योरिटी। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको करवा चुकी हूँ, डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालनी है तो ड्यू डेट जो होती है उसमें 3 डेज हम क्या करते हैं, प्लस 3 डेज ग्रेस के ऐड करते हैं, 3 डेज ग्रेस के ऐड करते हैं अपनी तरफ से। क्वेश्चन में अगर स्पेशली बोला हो कि नहीं करना, जब हम नहीं करेंगे, अदरवाइज हम हमेशा क्या करेंगे, 3 डेज क्या करते हैं, ग्रेस के ऐड करते हैं। द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है पैसे को लेना, ऑब्टेन करना और उसका बेस्ट यूटिलाइज करना। ठीक है, अब वो किस पर्पज का है, उसका किस लिए ऐसा करती है या उसका गोल क्या है, उसका मेन 2 गोल होते हैं, एक तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो मेन गोल है लॉन्ग टर्म का गोल होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और वही क्वेश्चन में मोस्टली पूछता है। तो इसका मेन एम
पॉइंट क्या है, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द, अच्छा प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी वाली की बात करते हैं, डिवेंचर भी नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, यही तो ओनर है। तो इनकी वेल्थ, इनके जो इन्होंने जो पैसा लगाया उसको बढ़ाना, इनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, देखो जब भी देखो एसेट्स इंक्रीज की बात करता है, एसेट जब भी इंक्रीज होंगी, सिंपल सा फंडा याद रखो, डेबिट होती हैं। जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती हैं, ये सबको पता ही है, तो बेसिक है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट क्या करोगे, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हमने नहीं सोचना क्या एंट्री बन रही है क्या नहीं बन रही, हमें डेबिट से मतलब है, तो एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, ठीक है, हमारा यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग इन द लेजर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द जनरल, देखो एंट्री करनी है लेजर में तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे हम पोस्टिंग। लेजर में एंट्री करने को क्या कहते हैं, पोस्टिंग। जर्नल में कहते हैं जर्नलाइजिंग, लेजर में कहते हैं पोस्टिंग। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस इज अ पार्ट ऑफ 120 क्वेश्चन देख लो, ये हमारा हाफ पेपर हो जाएगा यहाँ तक। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटी को आपने ग्रुप कर दिया किस बेसिस पे, प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है मैं बता चुकी हूँ, जैसे एलजी है, एलजी के देखना आपको, एलजी के एलईडी भी मिलती हैं, टीवी मिलते हैं एलजी के, एलजी की फ्रिज भी है, एलजी की वॉशिंग मशीन भी है, जो कितने प्रोडक्ट बना रही है वो होती है प्रोडक्ट लाइन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वो प्रोडक्ट लाइन होगी। कह रहा है कि ग्रुप कर दिया तो उसको ये देखो, इससे रिलेटेड मैंने लिखा हुआ है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज नोन एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, डिवीजन या डिपार्टमेंट एक ही बात है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या स्टेटमेंट ट्रू है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो बिल का क्वेश्चन ऊपर भी आया था 3 डेज का, अब एक और 2 क्वेश्चन डाल दिए बिल के इसने। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द पेई, अब हम एग्जामिनर को यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, वो एक चैप्टर में से 2 दे दे, एक चैप्टर में से एक दे, हो सकता है एक भी ना दे, तो हमें करना सब पड़ेगा। पेई लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स। देखो 2 चीजें होती हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक हमारे पास क्या है, प्रोमिजरी नोट्स है, प्रोमिजरी नोट्स है, ठीक है। प्रोमिजरी, देखो नाम ही बता रहा है, इसमें प्रोमिजरी में प्रोमिस आ रहा है, प्रोमिस, तो इसमें क्या किया जाता है, प्रोमिस। प्रोमिस कौन करेगा, तुम खुद सोचो, जिसमें पैसे देने हैं तो प्रोमिस कौन करेगा, डेटर्स। इसको कौन लिखता है, डेटर्स, या जिसने गुड्स परचेज किया है, इस बायर्स, परचेजर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, इसको लिखेगा। प्रोमिजरी नोट को कौन लिखेगा, परचेजर लिखेगा, बायर लिखेगा, और वो क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं इस टाइम तक, इस टाइम के बाद, या 3 मंथ में या 2 मंथ के बाद आपके पैसे दे दूंगा। जब बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, फर्स्ट थिंग ये क्या होती है, ऑर्डर। देखो ये ऑर्डर होता है, ये होता है प्रॉमिस। ऑर्डर है, ऑर्डर कौन देगा, पैसे जिसने देने हैं वो ऑर्डर देगा क्या, नहीं, ऑर्डर कौन देगा, जिसने पैसे लेने हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन लिखेगा, क्रेडिटर लिखता है, या कौन लिखता है, यू कैन से सेलर लिखेगा इसको, ठीक है। ये एक ऑर्डर होता है, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल होता है, और सेलर कहता है कि तुम 2 मंथ में या 3 मंथ में मुझे, या किसी पर्सन का नाम लेगा, उसको पैसे दे देना, ठीक है। ये ऑर्डर हो गया, ये प्रोमिस, ये क्रेडिटर लिखेगा या सेलर, ये डेटर या बायर, दोनों बता दिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्या पूछ ले, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो अब कौन लिखेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब है लिखना, कौन लिखता है इसको, क्रेडिटर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे ये पता चल जाता है आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और नए बच्चे, एक बात और कहना चाहूंगी कि नए बच्चे जुड़े हमसे, दीपक जी और संदीप जी, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट देखने को मिल रहे हैं, उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि आपको समझ में आ गया। और अब तक जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए भी हम तैयारी करेंगे, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।